पिछली क्लास में हम लोगों ने भाग 1 कंप्लीट किया जो कि था भारत और राज्य क्षेत्र, जहाँ पे हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक चर्चा किए थे। और आज के क्लास में हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। वो भाग 2 में आता है और अनुच्छेद है 5 से 11। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को जो कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। ठीक है, नागरिकता का डेफिनेशन यहाँ से हो गया कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को जो भी विशेष अधिकार देता है, उन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नागरिक होने के कारण हम लोग को पैन कार्ड दिया गया, आधार कार्ड दिया गया, ATC दिया था, बहुत सारा चीज़, वोटर कार्ड हो गया, ये सब सारा चीज़ दिया जाता है नागरिक होने के कारण। ठीक है, विदेशी नागरिकों को ये सब भारत में प्राप्त नहीं है। पैन कार्ड जैसे हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब विदेशी नागरिक को नहीं मिलता है। हम लोग भारत के तो हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि भारत में कहीं आप दो तरह से नागरिकता नहीं ले सकते। एक ही नागरिकता भारत में वैलिड है। इसको कहाँ से लिया गया? तो UK से लिया गया। ये मैं स्रोत जब पढ़ा था उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, अर्थात हम केवल भारत देश के नागरिक हैं, राज्य के नहीं है। राज्य के केवल निवासी है हम लोग। ठीक है, ज़्यादा समझ में आ गया। अब अनुच्छेद शुरू करते हैं। अनुच्छेद 5 में बोला गया है प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि प्रारंभ में नागरिकता कैसे मिलेगी। जैसे है जन्म यदि भारत में हुआ तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। संविधान लागू होने के 6 मंथ पहले जो भारत आया है, ठीक है, उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। यह है प्रारंभ में नागरिकता। अब नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाक से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। जब भारत और पाक अलग हुआ था 1947 में, उस टाइम जो पाक से भारत आए थे लोग, उनकी नागरिकता कैसे मिलेगी, यानी कि किसको भारत की नागरिकता मिलेगी, उसके लिए एक रूल लाया गया था, परमिट रूल। ठीक है, परमिट रूल यानी कि एक ऐसा डेट दिया गया कि उसके पहले जो आया है उसके लिए कोई टेंशन नहीं है कि मतलब वो भारत का नागरिक स्वतः हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आया ना उसके लिए 6 मास का पंजीकरण करना पड़ेगा। उसका डेट क्या है? तो वो डेट आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो आया, यानी कि परमिट रूल का जो डेट था वो था 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 ये डेट याद रखना है आपको। ठीक है, इससे पहले यदि आई हो भारत में तो नागरिकता आराम से मिल जाएगी, स्वतः मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद यदि आई हो तो 6 माह रहने के बाद उसके बाद आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में क्या बोला गया? इसमें बोला गया है कि भारत से पाक जाने वाले लोगों की नागरिकता, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो भारत से पाक गया है, ठीक है, फिर वहाँ से वापस आ गया भारत, उसके बारे में बोला गया। ऐसा नहीं कि भारत से पाक चला गया वहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। भारत से पाक गया, फिर पाक से फिर वापस भारत आया तो उसके लिए नागरिकता के लिए इसके लिए भी एक स्पेसिफिक डेट दिया गया। जैसे वहाँ पर परमिट था, यहाँ पे भी एक डेट दिया गया। ये डेट में क्या बोला गया? देखिए, ये डेट है 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947। अब ये डेट क्या बोल रहा है कि इसके बाद जो गया, यानी कि संविधान लागू होने से पहले, लेकिन ये डेट के बाद है। ऐसा नहीं कि संविधान लागू होने के बाद आया, संविधान लागू होने के बाद आया फिर तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा रहने के बाद। ठीक है, लेकिन ये जो है 1 मार्च 1947 को उसके बाद गया, संविधान लागू होने से पहले पाक से पुनः वापस लौटकर भारत आ गया हो तो वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त करेगा? तो पंजीकरण करना पड़ेगा प्लस 6 महीना रहना पड़ेगा। ये 2 कंडीशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में क्या बोला है कि विदेशी भ्रमण, ठीक है, यानी कि विदेश भ्रमण नौकरी करने के लिए भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यदि आप विदेश चले गए, जैसे USA चले गए, दुबई चले गए, वहाँ जाकर नौकरी करने लगे तो इससे आपका भारत का नागरिकता समाप्त नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जरूर आपको याद रखना है। अनुच्छेद 8 में इसका जिक्र है। अब है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या बोला गया कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, यदि आप कहीं विदेश का नागरिक हो, यानी कि दोहरी नागरिकता तो आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे यहाँ राज्य का नहीं था तो सिर्फ आप भारत के नागरिक हो, देश के निवासी हो। उसी तरह से यदि आप विदेश का नागरिकता ले लिए फिर आपके पास 2 नागरिकता हो जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो विदेशी नागरिकता जो है वो यदि लीजिएगा तो आपको भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ये क्लियर रखना है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या बोला गया कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, नागरिकता के अधिकारों को बना रहना वो बोलता है अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 10 में बोला गया नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि नागरिकता का तब तक बने रहेंगे जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। ठीक है, देश विरोधी मतलब बम वगैरह बना दिए, कहीं जाके विस्फोट कर दिए, ठीक है, ये सब वगैरह चीज़ हो गया। ये सब यदि करते हो तो आपको जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 11 आता है। अनुच्छेद 11 में बोला गया कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? तो वो उसके जिक्र जो है अनुच्छेद 11 में किया गया है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाएगी। ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी और ये जिम्मेदारी किसको दी गई? तो गृह मंत्रालय को दी गई। ठीक है, ये जो नागरिकता संबंधी कानून जो बनाएगी संसद, इसका जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। ठीक, नेक्स्ट जाते हैं। भारत की नागरिकता 1955 के एक्ट पर आधारित है। ठीक है, यानी कि भारत का जो नागरिकता है वो नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। अब इसमें जो पहला संशोधन हुआ था वो हुआ था 1986 में। ये भी आपको याद रखना है कि इसमें जो नागरिकता अधिनियम है 1986 में संशोधन हुआ था पहला। ठीक है, ये है कौन सा एक्ट? 1955 का एक्ट है। ठीक, अब हम लोग से थोड़ा जान लेते हैं नागरिकता अधिनियम के बारे में, इसमें है क्या क्या और इसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या क्या लिखा हुआ?
तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधियों का उल्लेख है इसी में अधिनियम में ही। अब कौन कौन सा 5 विधि है? तो जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर जो पहला में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था जन्म के आधार 1986 में, ठीक है। उसका वंश के आधार में 1992 में एक हुआ था अमेंडमेंट, उसमें जोड़ा गया था आपका जन्म के आधार पर, यानी कि माता या पिता का जन्म होना चाहिए कहाँ पे? भारत में। उसके बाद है पंजीकरण, पंजीकरण मतलब विवाह, नौकरी और 7 साल रहना, ये सब हो गया पंजीकरण वगैरह, ठीक है। तो ये शुरू से था। उसके बाद देशीकरण हो गया, देशीकरण मतलब भारत, कला, विज्ञान व 10 वर्ष तक रहना, ये सब करके भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अर्जित भूमि, अर्जित भूमि जैसे सिक्किम को मिला लिया तो सिक्किम को स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी, सिक्किम के सभी लोगों को स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। यह तो हो गया। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, यानी इसी में जैसे प्राप्त करने का तरीका 5 विधि था, उसी तरह से नागरिकता समाप्त करने के भी तरीके इसमें उल्लेख है, ठीक है। उसके बारे में जान लेते हैं। उसके 3 तरीके, नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके क्या क्या है? रिनंसिएशन है, रिनंसिएशन मतलब स्वतः से त्याग, खुद से छोड़ देना नागरिकता। सेकंड है टर्मिनेशन, पहला हो गया। सेकंड है टर्मिनेशन संघ सरकार द्वारा, संघ सरकार द्वारा क्या करेगा कि आपको टर्मिनेट कर देगा कि नागरिकता से। थर्ड है डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन मतलब क्या हो गया? डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन मतलब हो गया नागरिकता से वंचित करना। ना वंचित कैसे करेगा? मतलब कोई वैसा काम किया या फिर वैसा आपकी स्थिति हुआ जिसके कारण आपको वंचित करना जरूरी हो जाता है, जैसे आप पागल हो गए, दिवालिया हो गए, देशद्रोही हो या फिर इलीगल नागरिकता ले ली हो, तो इसमें आपको वो वंचित कर देगा नागरिकता से आपको, ठीक है। तो ये 3 कुल विधियाँ हैं जिससे आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, और 5 विधियाँ थे गेन करने के लिए, ठीक है। अब कुछ समझते हैं आगे कि मतलब कुल जो संशोधन हुआ है नागरिकता अधिनियम 1955 में, वो कितनी बार हुआ? अब तक 6 बार हो चुका है, ठीक है। अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। क्या कौन कौन सा है? तो पहला 1986 में, दूसरा 92, तीसरा 2003, फिर 2005, 2015 और 2019। 2019 में जो संशोधन हुआ था वो लागू हुआ 2020 में, ठीक है। यदि पूछा जाए कि संशोधन अंतिम बार कब हुआ तो 2019 में, लेकिन लागू कब हुआ तो 2020 में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नागरिक जो है, नागरिक कितना प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार से। एक तो NRI हो गया, ठीक, एक PIO होता है, एक OCI होता है, मतलब विदेशी नागरिक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं जो भारत के हैं। तो NRI का मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब कि जो भारत का है लेकिन भारत में नहीं रहता है। दूसरा हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडिया का ओरिजिन से कोई पर्सन हो गया, PIO हो गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जो भारत का है लेकिन दूसरे देशों में रह रहा है, ठीक है। उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया नागरिकता को, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब पहला जो कैटेगरी उसके बारे में पढ़ते हैं NRI। NRI है क्या? तो विदेश में 6 माह से ज़्यादा रहे उसको NRI बोलते हैं, ठीक है। इन्हें भी नागरिकता की सुविधा प्रदान होती है, ठीक है। इन्हें मताधिकार का प्राप्त होता है, मताधिकार मतलब मत देने के लिए अधिकार प्राप्त होता है, और इन्हें संवैधानिक पद पर नियुक्ति किया जा सकता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है NRI के बारे में। अब आ जाते हैं OCI कौन होते हैं? तो OCI जो होते हैं इन्हें नागरिकता अधिनियम 2005 के संशोधन से दी गई, ठीक है। इन्हें जो नागरिकता कब दी गई? 2005 का संशोधन जो हुआ था 3rd बार उसमें, ठीक, 3rd नहीं 4th में। तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। इसको भी याद रखना कि किसके द्वारा OCI को नागरिकता दी गई? तो 2005 संशोधन में इसकी कौन सी समिति द्वारा? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा, ठीक है। इसके बाद वीज़ा की जरूरत नहीं होती, इसके बाद ना इसको वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ने लगी। उसके बाद यह बड़े बड़े उद्योगपति को दिए थे जो विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। मतलब ऐसा हम लोग जानते हैं कि विदेश की नागरिकता ग्रहण करने से आपको भारत की नागरिकता समाप्त कर देगा, लेकिन इसके लिए स्पेशल यदि आप OCI है और बड़े बड़े उद्योगपति हैं तो आपको नागरिकता ग्रहण यदि वहाँ किए हुए फिर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चुनाव लड़ना। ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वोट भी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। ये चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को OCI प्राप्त नहीं है, ये याद रखना। 3 पॉइंट आपको इसमें याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है 2015 में क्या हुआ? 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ था ना उसके जरिए OCI और PIO को मिलाकर OCI ही बना दिया गया, मतलब PIO को समाप्त कर दिया गया और उसको मर्ज कर दिया गया OCI में ही 2015 को, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं वीज़ा। वीज़ा क्या होता है? वीज़ा होता है किसी दूसरे देश जाने के लिए वीज़ा लगता है, लेकिन दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट भी लगता है। तो वीज़ा और पासपोर्ट में अंतर क्या है? तो वीज़ा हो गया आपको दूसरे देश की अनुमति, यानी कि आप मेरे देश आइए उसके लिए दूसरा देश अनुमति देगा, ठीक है। और पासपोर्ट होता है अपने देश की अनुमति, आप दूसरे देश जा रहे हो तो अपने देश से पूछ के जाओगे कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, वो हो गया पासपोर्ट। लेकिन दूसरे देश में आप जा रहे हो तो दूसरे देश से यदि आपको बोलेगा कि हाँ आप आ सकते हो तो वो हो गया आपका वीज़ा, ठीक है। दूसरे देश की अनुमति तो वीज़ा, अपने देश की अनुमति तो पासपोर्ट, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो सबसे लास्ट में हुआ था अंतिम बार में। उसमें क्या हुआ था? इसमें क्या जोड़ा गया था? उसमें जोड़ा गया था रिलीजियस परसिक्यूट, यानी कि धार्मिक अत्याचार इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें मतलब क्या हो गया कि जैसे धार्मिक अत्याचार वाला जो व्यक्ति है उसको भारत में नागरिकता दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? उसमें शर्त भी जोड़ा गया, मतलब जो ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर धार्मिक अत्याचार हुआ है उसको भी भारत में नागरिकता दी जाएगी। इसका शर्त क्या कहता है? जैसे 2014 से पहले भारत में आया होगा, ठीक है।
2014 से पहले भारत में केवल 3 देशों से होना चाहिए, जैसे पाक होना चाहिए, बांग्लादेश होना चाहिए, अफगानिस्तान, ये 3 देशों से आया है तो ही उसको नागरिकता मिलेगा। और 2014 से पहले होना चाहिए और रिलीजियस परसिक्यूट होना चाहिए, ठीक है, रिलीजियस परसिक्यूट होना चाहिए, ये 3 शर्त है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एनआरसी। एनआरसी होता क्या है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, ठीक है, एनआरसी। एनआरसी का फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, ठीक है। शुरुआत कब कहाँ से हुआ था? तो असम से, अंत भी असम में हुआ, ठीक है। अभी ये पूरे भारत में लागू नहीं है, अभी ये पूरे भारत में लागू नहीं है, ये भी याद रखना आपको, अभी ये पूरे भारत में लागू नहीं है। उसके लिए एक डेट भी दिया गया था एनआरसी के लिए, ठीक है, वो डेट है 24 मार्च 1971। 24 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से आए लोगों के सिटीजनशिप के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है, एनआरसी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट है एनपीआर। एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये पूरे भारत में लागू किया गया, ठीक है, ये पूरे भारत में लागू किया गया। इसका कारण क्या है कि लागू करने का? इससे जो है ना जनसंख्या गणना जो सटीक होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? जनसंख्या गणना सटीक, इससे पहले सटीक नहीं होता था, नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? देखिए, जैसे पहले कोई परिवार है 10 सदस्य का, ठीक है, 2 दिल्ली में रह रहा, 8 बिहार में रह रहा, तो जब बिहार में जाता था कोई गणना करने के लिए तो वहाँ जाके तो वो पूछता था कि आपके परिवार में कितने सदस्य है, तो वो डायरेक्ट बताता है कि 10 है, ठीक है, वो कितना बताएगा? 10 है। लेकिन जब फिर वो दिल्ली जाता था, दिल्ली में भी जो 2 परिवार होता है उसको भी जाके पूछेगा कि कितने सदस्य है आप लोग, तो 10 है। तो वहाँ 10 और यहाँ 10 करके 20 हो जाता था, लेकिन है लोग 10 ही, तो डबल गणना हो जाता था, ठीक है, तो इससे गड़बड़ हो जाता था, ठीक है। या फिर यदि ऐसे भी, यदि ये तो हो गया 20 वाला, ठीक है, और यदि ऐसे भी बोल सकता है कि बिहार में आपके पास जाके पूछेगा कि कितने हैं, तो वो बोलेगा कि हम लोग 10 हैं, ठीक है, 10 परिवार में। और 2 जो बाहर में दिल्ली में, उसको सिर्फ यदि उसको ना पूछे कि आप परिवार वाले हैं कि नहीं, तो उसको सिर्फ 2 ही काउंट करें, फिर भी आपका 12 हो जा रहा है, मतलब 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। हर बार कैसे भी करो 2, 3, 4 या फिर डबल भी एक्स्ट्रा हो जाता था। इसलिए जब इसको अब लागू कर दिया गया तो इसके अनुसार क्या होगा ना कि अब जब एक आदमी गणना एक ही बार होगा, अतः यदि 10 सदस्य तो 10 ही गणना होगा, 11 तो 11 ही गणना होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, इसके बाद जो होगा ना पूरे भारत में एनआरसी लागू किया जा सकेगा। और वो तिथि जो है, इसमें जो तिथि है वो 1971 नहीं होगी, अभी 1971 के तहत ही चल रहा है, लेकिन अब 1971 की तिथि नहीं होगी, ये लागू कर दिया गया तो, ठीक है। तो यहाँ हमारा नागरिकता वाला जो भाग था वो खत्म होता, भाग 2, अब भाग 3 पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।